ठीक है, तो फिर तो तुम लोग का बायो का सेकंड चैप्टर अब कंटिन्यू करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। बोलने का मतलब तुम्हारे बायो का पहले वाले चैप्टर को हम लोगों ने पूरा डिटेल में कंप्लीट किया हुआ है, सारे के सारे टर्म्स लिखे हुए थे, उसमें हम लोगों ने जितने कंटेंट्स पढ़े हुए थे, जिस टाइप से ऑर्डर फॉलो किए हुए थे, क्लियर। कॉन्सेप्ट तुम्हारा सेम वैसे ही होने वाला रहेगा तुम्हारे इस चैप्टर के लिए भी, बहुत ज्यादा तुमको कॉन्सेप्ट वाइज डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलने वाला। हाँ, जैसे प्लांट्स जो होते हैं इनका मैकेनिज्म जो रहता है ये एनिमल बॉडी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड होता है। तो उस वाले चैप्टर में, बोलने का मतलब फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पहले वाले क्या बोलना चाहिए, जो भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस था उसको थोड़े से सिंप्लीफाई तरीके से किया हुआ था एज कंपेयर टू जो हम लोग इस वाले चैप्टर में कवर करने वाले हैं, क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग जो है टॉपिक को कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा प्रोसीजर तो वैसे का वैसे तुमको देखने वाले मिलने के लिए रहने वाला होगा। जो क्या बोलना चाहिए, जो इसमें से हम लोग को डिफरेंट टाइप के स्टेप्स, डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस देखने रहेंगे, जो अलग अलग नाम देखने हैं, क्लियर, उनको ज्यादा फोकस करना, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाइज तुमको बहुत ज्यादा चेंजेस इसमें देखने के लिए मिलने वाला है नहीं। हाँ, नाम जो रहे, क्योंकि बायो है तो भाई नाम तो तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला होगा नहीं, नाम को जहां पे जो मिलते हुए चल रहा है उसको एज इट इज याद करने की कोशिश करो। मोस्टली चीजों को यहीं पे याद कर लो जो कि तुमको रट्टा मारने वाले, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही जाएगा, नहीं आएगा तो उसको रिपीट कर देंगे भाई, लेकिन नाम को 75 बार भी रिपीट करने के बाद भी तुमको तभी याद होगा जब उसको खुद से एफर्ट डाल करके खुद के लिए याद करो, क्लियर। तो इस हिसाब से अब हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, ज्यादा इस पे तुमको ऐसे लोड लेने वाली चीज नहीं है। अगर समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर चीजें जो है वो तुमको लर्न होना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रख करके इस चैप्टर को करने की कोशिश करना। तो थोड़े से पेशेंस के साथ इस चैप्टर को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हेडिंग लगाओ सीधा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जनरली देखो, रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने डिटेल या बेसिक नॉलेज जो था ये प्रीवियस चैप्टर में ही स्टार्टिंग में खत्म कर चुका है। अब भाई उसी रिप्रोडक्शन को कितने बार और सुनोगे। रिप्रोडक्शन का मतलब होता क्या है कि सेम टाइप के जो भी ऑर्गेनिज्म है अपने ही टाइप के ओन काइंड्स के जो और ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको फिर से प्रोड्यूस करने के प्रोसीजर को रिप्रोडक्शन बोला जाता है। बेसिकली इसके दो टाइप्स होते हैं, हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा हो जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बुक निकालोगे तो पहले पैराग्राफ में तुम्हारा यही बस डिफाइन किया हुआ है कि ह्यूमंस जो हम होते हैं हम भी रिप्रोडक्शन करते हैं। हमारे में जो रिप्रोडक्शन का मोड होता है ये हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। जैसे कि प्लांट्स के केस में हम लोगों ने पिछले में देखा हुआ था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। लेकिन वहां पे जो प्रोसीजर रहता है उससे हमारा प्रोसीजर कुछ डिफरेंट होने वाला रहेगा। साथ साथ ह्यूमन जो रिप्रोड्यूस करते हैं जनरली जो ऑफस्प्रिंग आने वाले रहते हैं इनको हम लोग दो टाइप से इंट्रोड्यूस करते हैं। एक तो ये तो एक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एग के फॉर्म में ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करने वाले रहेंगे, और दूसरा जिसमें डायरेक्ट बर्थ दिया जाता है सीधा ऑफस्प्रिंग को, क्लियर है। तो इस हिसाब से अगर इनको क्लासिफाई करोगे तो जो एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, ओविपेरस, ठीक है। और जो डायरेक्ट बर्थ देते हैं उनका उनको बोला जाता है विविपेरस, क्लियर। तो इस हिसाब से तुम्हारे ऑर्गेनिजम्स भी जो रहेंगे ये दो टाइप से क्लासिफाई हो जाते हैं, एक होता है ओविपेरस, दूसरा होता है विविपेरस। हम ह्यूमंस जो है हम विविपेरस के कैटेगरी में आते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, ह्यूमन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ठीक है। सेकेंड, ह्यूमंस आर विविपेरस, ह्यूमंस आर विविपेरस, क्लियर। तो ये दो बेसिक पॉइंट्स हम लोग को यहाँ पे तुमको स्टार्टिंग के पैराग्राफ में देखने के लिए मिलने वाला है, उससे ज्यादा उसमें और कुछ है नहीं, कहानी ही है। इच्छा हो तो पढ़ लेना, बाकी मैं उसको सजेस्ट नहीं करूंगा, सिंपल। आगे बढ़ते हुए चलते हैं यहाँ से, क्लियर। तो ये हो गया तुम्हारे ह्यूमन से रिलेटेड दो पॉइंट्स जिसको कि हम लोग को लिखने लायक का था। आगे अगर देखेंगे तो ये जो रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमन में खास करके ये एक सिंपल प्रोसेस या फिर एक दो स्टेप्स में कंप्लीट होने वाला प्रोसेस होता नहीं है।
जैसे इसके बारे में इंट्रोडक्शन तो तुमको पिछले वाले चैप्टर में भी मिल चुका था कि प्लांट जो रहते हैं, प्लांट्स इतने ह्यूमंस के कंपैरिजन में सिंप्लीफाइड होने के बाद भी उनमें भी जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस चला हुआ था वो बहुत ही एक सीक्वेंस, मतलब कि एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में चला हुआ था, जिसमें से अगर एक भी स्टेप्स बीच में स्किप कर दोगे या फिर एक भी स्टेप्स आगे चले जाओगे तो उसमें कुछ ना कुछ उसमें इंपैक्ट डालने वाला रहेगा वो। क्लियर? वैसे ही ह्यूमन इतने कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होने के वजह से ह्यूमंस में भी जो रिप्रोडक्शन होते हैं ये कोई एक सिंगल या फिर 2-3 स्टेप्स का प्रोसेस नहीं होता है, ये मल्टीपल स्टेप्स को मिला करके पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। और जो हर एक स्टेप्स होते हैं उनमें भी तुमको बहुत सारे अलग अलग और भी स्टेप्स देखने के लिए मिलने वाले रहेंगे जो कि साइमल्टेनियसली चलते हुए रहते हैं, ठीक है, जो एक साथ चलेंगे। तो इस हिसाब से हम लोग रिप्रोडक्शन को, ह्यूमन रिप्रोडक्शन को जो स्टेप्स होंगे इसको पहले हम लोग एक बार समरी में देख लेते हैं। देखो इसके जो अलग अलग स्टेजेस होंगे ये कौन कौन से होते हैं। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले काम जिसका आता है ये हो जाएगा, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है बोलने का मतलब इसमें फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन बोलने का मतलब गैमेट्स का फ्यूजन होगा। तो गैमेट्स का फ्यूजन अगर करवाना है तो भाई वो तो बहुत दूर की बात है, वो तो बाद में आएगा, फ्यूजन तो बाद में करवाओगे। सबसे पहले जिसको फ्यूजन करवाना है उसका फॉर्मेशन तो पहले करवाना पड़ेगा इस पे। क्लियर? तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले जो स्टेप में हम लोग को काम आता है ये हो जाएगा गैमेट फॉर्मेशन। पहले स्टेप में क्या आ जाएगा इसका, एक काम करते हैं, वेट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है इसको ये तो लिख लिख डाले रहोगे, ठीक है, इसी में लिखते हैं, देखो ध्यान से। वेरियस स्टेजेस, तो इसमें स्टेजेस में क्या क्या आ जाएंगे, सबसे पहले तो इसमें से हो जाएगा गैमेट का फॉर्मेशन, ठीक है। गैमेट के फॉर्मेशन को ही बोला जाता है गैमेटोजेनेसिस। अब जेनेसिस वर्ड का मतलब सिंथेसाइज करना होता है, लाइसिस का मतलब तोड़ना होता है। भाई बायोलॉजी के जो टर्म्स है जिसको कि पहले से चिल्लाते हुए आया जा रहा है उसको अच्छे से दिमाग में बिठाते हुए चलो, ठीक। उन्हीं टर्म से तुम्हारे जो पूरा का पूरा गिवन टर्म रहेगा वो एक्सप्लेन होने वाला रहेगा। क्लियर? तो यहां से गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस ये हो जाएगा तुम्हारे पहले स्टेप, या पहले स्टेप में यही प्रोसेस हम लोग को मतलब कि गैमेट्स को ही फॉर्म करवाना है। क्लियर? तो यहां से क्या होता है, ये फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। क्लियर? अब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स जो रहता है ये मेल बॉडी में हम लोग को सेपरेट देखना है, फीमेल बॉडी में हम लोग को सेपरेट देखना है। जैसे हम लोगों ने चैप्टर 1 में क्या देखे हुए थे, वहां पे स्पोरोजेनेसिस देखे हुए थे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखे हुए थे, जिसमें कि माइक्रोस्पोर बनाया जा रहा था, माइक्रोस्पोर से वो आगे चल करके फिर पोलन ग्रेन बना रहा था, ठीक है। तो उसमें से जो मेल गैमेट का फॉर्मेशन हम लोगों ने सेपरेट कवर किया हुआ था, फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन को हम लोगों ने सेपरेट कवर किया हुआ था। सेम वैसे इसमें भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अलग से देखेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अलग से देखेंगे, और उनके गैमेट्स के भी फॉर्मेशन को हम लोग अलग से कवर करने वाले हैं, जिसमें से इसके लिए स्पेसिफिक नाम हो जाता है, अगर अगर गैमेटोजेनेसिस मेल में हो रहा है तब के केस में हम लोग उसको क्या बोलने वाले हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि मेल गैमेट जो रहता है ये क्या होता है, स्पर्म, और स्पर्म के जेनेसिस को क्या बोला जाएगा यहाँ पे, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर? वहीं अगर फीमेल की बात करें, वहीं अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में जो एग का फॉर्मेशन रहता है इसको oogenesis बोला जाता है, oogenesis बोला जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर? और ये हो जाएगा oogenesis। तो इनके बारे में डिटेल फिर एक एक करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले नंबर पे तुम्हारा कंप्लीट हो गया गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस होने के बाद फिर अब इस गैमेट को, जैसे प्लांट्स के केस में हम लोगों ने देखा हुआ था कि आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, गैमेट्स का ट्रांसफर किया जाता है। तो गैमेट्स के ट्रांसफर का प्रोसेस अगर प्लांट के केस में देखे हुए थे तो वहां पे उसका स्पेसिफिक नाम था पॉलिनेशन।
क्लियर। वहां पे पॉलिनेशन, फिर पॉलिनेशन के उसमें अलग अलग टाइप से हम लोगों ने क्लासिफाई किया हुआ था। ह्यूमंस के केस में उतने सारे क्लासिफिकेशन तुमको देखने के लिए मिलेंगे नहीं। ह्यूमन के केस में गैमेट ट्रांसफर का एक ही मोड होता है, जिसको कि हम लोग इंसेमिनेशन या फिर कोइटस बोलते हैं, ठीक है, जिसको क्या बोला जाएगा, इंसेमिनेशन। तो सेकंड प्रोसेस इसमें हो जाएगा इंसेमिनेशन। सेकंड प्रोसेस इसमें से हो जाएगा इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन में क्या होता है, इसमें ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, ठीक, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स और कॉइटस, ठीक है। कॉइटस, सेक्सुअल इंटरकोर्स बोलो, दोनों उसी को ही बोला जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन में क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स और कॉइटस फ्रॉम मेल बॉडी टू फीमेल बॉडी, ये भी लिख डालो, फ्रॉम मेल टू फीमेल, ठीक है, फ्रॉम मेल टू फीमेल। क्लियर है ये, क्लियर। सेकंड स्टेप में क्या आ जाएगा इसमें से, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन होने के बाद थर्ड स्टेप जो हम लोग इसमें से देखने वाले हैं, ये हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो हम लोग इसमें से देखेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्यूजन ऑफ गैमेट। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ये हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। एक सेकेंड, ये क्लियर हो गया क्या, इतना इतना समझ में आ गया पूरा, बस। फर्टिलाइजेशन होने के बाद, फर्टिलाइजेशन होने के बाद अब गैमेट का फर्टिलाइजेशन होने के बाद वहां पे क्या बोलना चाहिए, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा धीरे धीरे करके, ठीक है। तो वो जो एम्ब्रियो बनता है धीरे धीरे जब वो डेवलप करना चालू करता है, तो उसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं, क्लियर। मॉड्यूला 8 स्टेज को बोलने वाले हैं, फिर आगे आगे चल करके वो 32 सेल स्टेज बनेगा, फिर वो जब डेवलप कर जाता है तो उसको फिर ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। और फाइनली जब ये ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, धीरे धीरे करके जब डेवलप करना चालू करेगा और सेल डिवीजन होते जाएगा, और फाइनली जब वो ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, फिर उसका इम्प्लांटेशन किया जाता है। अब भाई पूरे के पूरे मदर के बॉडी में वो घूमता थोड़ी रहेगा, ठीक है। जो भी नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है, अब उसको एक स्पेसिफिक प्लेस पे हम लोग को क्या बोलना चाहिए, प्लेस करना पड़ेगा, तब जाकर के धीरे धीरे करके वो फिर वहीं पे रह करके उसका डेवलपमेंट होगा, और अच्छे तरीके से उसके सारे के सारे बॉडी पार्ट जो रहेंगे वो डेवलप कर पाएंगे। क्लियर है, क्लियर है। तो एक जगह पे स्टैटिक रखने के लिए फिर यहाँ पे एक दूसरा प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इसको लिख लेना यहीं पे, अभी ब्लास्टोसिस्ट ही लिख लो, क्योंकि उसको आगे में चल करके हम लोग अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो या फिर एम्ब्रियो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी ब्लास्टोसिस्ट लिख लो ताकि वर्ड तुम्हारे दिमाग में एक बार आ जाए। तो इम्प्लांटेशन में क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विथ यूटेराइन वॉल ऑफ मदर्स यूटरस। यूटेराइन वॉल ऑफ मदर्स यूटेरस। अभी अभी खाली चीजों को दिमाग में बिठाते हुए चलो, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल स्टेटमेंट्स ही दे रहा हूं, ठीक। इन सब को हम लोग एक एक चीज को पूरे के पूरे डायग्राम से ही डील करने वाले हैं। तुम्हारे एनसीईआरटी में बहुत कम डायग्राम्स दिए हुए हैं, मैं सारे टर्म्स को तुमको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप डायग्राम से बताऊंगा। स्टेटमेंट्स आगे में हमको बहुत कम यूज करने हैं, और मैक्सिमम चीजों को तुमको डायग्राम से ही पूरा का पूरा समझना है, ठीक। क्योंकि हम लोग को मेन काम जो है, कॉन्सेप्ट जो है वो तुम्हारे भेजे में बैठ जाएगा, उसका उसका टेंशन नहीं है, क्योंकि स्टेप्स जो है वो बहुत ही इजी इजी है।
यहाँ पे तुम्हारे मेन काम का जो चीज है जिसमें तुमको थोड़ा मोड़ा तकलीफ फेस करना पड़ सकता है, नाम को याद करने में, क्योंकि भर भर करके नाम है भाई, इसमें डराने वाली कोई बात है नहीं। बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो इतना तुम भी अब समझ सकते हो, क्योंकि 12th में पहुंच चुके हो तो वैसे भी तुमको, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री वैसे भी बर्बाद चल रहा है। अब भाई एक ही चैप्टर बचा हुआ है, इसमें भी नाम को नहीं रटोगे तो लिखोगे क्या एग्जाम में फिर? ठीक है, तो नाम को कोशिश करना यहाँ पे, जैसे जैसे जहां जहां पे जो जो आते जा रहा है उसको याद कर। मैं कोशिश तो यही करूंगा कि पहली बार में जैसे पिछले वाले चैप्टर को एक बार नाम याद करवाने का मेरा था, मैंने करवा दिया, रिवीजन नहीं किया तो दिमाग से उतरते जाएगा, सेम वैसे ही इसके लिए एक बार सारे के सारे नाम मैं यहाँ पे रटवा दूंगा, उसका लोड ही नहीं है। अब उसको आगे चलकर कैसे याद रखना है तुमको, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि मैं हर हर हफ्ते में थोड़ी रिवीजन करवाऊंगा, एक बार इसको कंप्लीट करवा दिया तो बीच में तुम्हारे एग्जाम कंप्लीट होने के बाद अगर हम लोग का सिलेबस ठीक ठाक चल रहा होगा स्पीड में, हाँ तो बीच में भाई 2-2 दिन 3-3 दिन लगा करके रिवीजन कर लेंगे फिर टाइम पे। क्लियर? तो ये हो जाएगा तुम्हारा इसमें से 4th नंबर का स्टेप, जिसको कि हम लोग बोल रहे हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन होने के बाद अब धीरे धीरे करके जो वहां पे ब्लास्टोसिस्ट या फिर तुम्हारा जो एम्ब्रियो है, अब उसके डेवलपमेंट का फेज चलेगा, और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के फेज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? जेस्टेशन पीरियड। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? जेस्टेशन पीरियड। देखो लिखो, क्या हो जाएगा ये? एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक, ये हो जाएगा जेस्टेशन पीरियड, अराउंड 9 मंथ है। 9 मंथ के अराउंड में इसका पूरा का पूरा टाइम होने वाला रहता है। आगे में चल करके इसको और डिटेल में टाइम के साथ में डील करेंगे। तो ये हो गया भाई जेस्टेशन पीरियड। ठीक है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट पीरियड, जिसमें कि पूरे के पूरे एम्ब्रियो का मदर यूट्रस बोलो या फिर मदर वूम बोलो, वहां पे जाकर के ये 9 मंथ के अराउंड में पूरा का पूरा डेवलप होगा, और एक मैच्योर, जब एक मैच्योर एम्ब्रियो बन जाएगा फिर उसका फाइनली पार्चुरेशन होता है। बोलने का मतलब मदर बॉडी से उसको बाहर निकाला जाता है। तो फिफ्थ, उसके बाद 6th स्टेप जो रहेगा इसमें या स्टेजेस का मान लो पार्चुरेशन, बर्थ ऑफ चाइल्ड। ठीक है, बर्थ ऑफ चाइल्ड। तो इस हिसाब से अगर हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन 6 मेजर स्टेजेस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। सारे के सारे स्टेप्स के ऑर्डर तुम्हारे दिमाग में क्लियर रहने चाहिए। पहले तो एक चीज दिमाग में बिठा लो कि जब भी किसी चीज को तुमको याद करना रहेगा तो मैं तुमको एक बेस्ट तरीका बता रहा हूं, सबसे पहले तो उसके नंबर से याद कर लो। ठीक, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा हुआ है कि रिप्रोडक्शन के टोटल स्टेजेस कितने हैं, तो टोटल यहाँ पे कितने स्टेजेस मिल गए? 6। अब दिमाग में अगर 6 नंबर तुम्हारे याद रहेगा तो अगर एक आध चीज भूल भी रहे होगे तो तुम्हारा दिमाग तुमको उसको रिकॉल करवाएगा कि नहीं भाई एक आध जो पॉइंट है वो छूट रहा है। क्लियर? तो तुमको तो सबसे पहले दिमाग में नंबर याद रहने चाहिए कि स्टेजेस कितने हो रहे हैं, स्टेप्स कितने फॉलो कर रहे हैं, प्रोसेसेस कितने फॉलो कर रहे हैं। जब भी किसी भी तुमको स्टेप्स को याद करना पड़े, किसी भी तुम्हारे पॉइंट्स को याद करना पड़े, तो पहले नंबर्स को दिमाग में बिठाओ। नंबर्स किन्हीं भी चीजों को याद करने के लिए, लॉन्ग टाइम्स तक मेमोराइज रखने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो नंबर्स को याद रखा करो, साथ साथ तुमको टर्म्स याद रखना है। तो इसमें से टोटल हम लोग का ह्यूमन रिप्रोडक्शन के टोटल स्टेजेस कितने हो गए? टोटल 6। सबसे पहले में हो जाएगा इसमें से गैमेटोजेनेसिस, सेकंड नंबर हो जाएगा इंसेमिनेशन, थर्ड हो जाएगा इसमें से फर्टिलाइजेशन, फोर्थ हो जाएगा इसमें से क्या हो जाएगा? इम्प्लांटेशन, फिर जेस्टेशन, फिर पार्चुरेशन। इतने स्टेजेस में रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है एक ह्यूमन। ठीक है, क्लियर? अब समझो यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन करने के लिए हम लोग को बेसिकली गैमेट्स का फॉर्मेशन करना रहता है। गैमेटोजेनेसिस में हम लोग गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो एक एक करके अब हम लोग यहाँ से डिटेल में देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले स्टेप में हम लोग कंप्लीट करने वाले रहेंगे गैमेटोजेनेसिस। अगला हेडिंग लगा। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन होता है, ये तुम्हारा मेल में हो या फिर फीमेल में हो,
प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलो या फिर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलो, यही तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल होता है गैमेटोजेनेसिस के लिए। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन, ऐसे लिखो सीधा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन बोथ मेल एंड फीमेल are responsible for gametogenesis. Are responsible for gametogenesis, यही वो मेन ऑर्गन्स हैं जिन जो कि गैमेट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मेनली यही ऑर्गन है, सिर्फ यही इकलौता ऑर्गन नहीं होता। ठीक है, और भी बहुत सारे ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होने वाले रहेंगे जिसको कि हम लोग डिटेल में और देखेंगे। ठीक, बाकी गैमेट फॉर्मेशन के लिए मेजर, क्योंकि भाई उसको भी तो और भी बहुत सारी चीजों का रिक्वायरमेंट होगा, तो सारा चीज खाली यहीं से प्रोड्यूस हो जाए तो जरूरी है नहीं। हाँ, फाइनल गैमेट का प्रोडक्शन जो रहता है वो तुम्हारे इन्हीं सेक्स ऑर्गन्स में होता है। क्लियर? अब गैमेटोजेनेसिस जो रहेगा, बेसिकली हम लोग को इसको दो टाइप से देखना है। एक तो हम लोग मेल के लिए अलग से देखने वाले रहेंगे, दूसरा फीमेल के लिए अलग से देखने वाले हैं। तो गैमेटोजेनेसिस में एक चीज दिमाग में बिठा लो पहले से, हम लोग आगे चल करके बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स, मतलब कि टॉपिक में ऐसे ऐसे टर्म्स को बहुत ज्यादा डील करने वाले रहेंगे जिसको कि हम लोग पहले से डिस्कस किए हुए रहेंगे। तो बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि एक एक टर्म्स तुम्हारे 3-3 4-4 बार इसी चैप्टर में रिपीट होने वाले हैं। क्लियर? तो एक चीज अगर पहले में समझ में नहीं आएगा तो बाद में समझ में आ ही जाएगा। पहली बार में याद नहीं होगा तो दूसरी बार में याद हो ही जाएगा, दूसरे बार में नहीं होगा तो तीसरी बार में याद हो जाएगा। कुल मिलाकर के चैप्टर में तुमको 2-2 3-3 बार टर्म्स को डील करना है तो याद तो हो ही जाएगा, लेकिन कोशिश करना कि पहली बार में पूरे के पूरे चीजें याद हो जाए। ठीक, अब देखो मैं आगे आने वाले टर्म्स को पहले मैं थोड़ा थोड़ा बताते हुए चलूंगा ताकि तुम्हारे भेजे में ये रहे कि आगे में तुमको पढ़ना और क्या क्या है। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा है कि गैमेटोजेनेसिस में गैमेट का फॉर्मेशन होता है। गैमेट का फॉर्मेशन जो रहता है ह्यूमन के केस में मेल बॉडी और फीमेल बॉडी के लिए अलग अलग क्राइटेरिया फॉलो करेंगे। मेल बॉडी में थ्रू आउट द लाइफ गैमेट का फॉर्मेशन हो सकता है। क्लियर? मेल बॉडी में थ्रू आउट द लाइफ गैमेट का फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन फीमेल बॉडी में जो रहता है गैमेट के फॉर्मेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है वो लिमिटेड होता है। बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि मेल बॉडी के गैमेट फॉर्मेशन के लिए उसका प्यूबर्टी रिस्पॉन्सिबल होगा, प्यूबर्टी के बाद फिर गैमेट फॉर्मेशन उसमें से स्टार्ट होता है। लेकिन फीमेल बॉडी में इमेच्योर गैमेट्स जो रहते हैं, गैमेट्स जो रहेंगे वो तो मैच्योर रहेंगे, मैच्योर बनने वाले रहेंगे, लेकिन उनका बेबी वर्जन समझ लो, उनका बेबी वर्जन समझ लो या फिर इमेच्योर गैमेट समझ लो, ये किसी भी एक फीमेल के बर्थ से पहले ही उसके बॉडी में फॉर्म हो जाता है, जिनको कि हम लोग बोलते हैं फॉलिकल्स। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? फॉलिकल्स। तो फॉलिकल्स इमेच्योर फीमेल गैमेट्स होते हैं जो कि किसी भी फीमेल के बर्थ से पहले, जब कोई सी भी फीमेल पैदा नहीं हुई रहती है, उसके जब वो मदर के यूट्रस में रहती है उस टाइम पे ही उसके बॉडी में इमेच्योर जो एग्स रहते हैं वो फॉर्मेशन हो चुके रहते हैं, और इनका जो नंबर रहता है वो लिमिटेड होता है। ठीक है, इनका नंबर क्या हो जाएगा? लिमिटेड हो जाएगा। अब लिमिटेड अगर नंबर में इमेच्योर और अलग से फिर वो इमेच्योर एक्स और या फिर अलग से और फॉर्मेशन फॉलिकल्स का नहीं होता। आफ्टर बर्थ, किसी भी फीमेल के बर्थ के बाद फॉलिकल्स का और प्रोडक्शन नहीं होता, और फॉलिकल्स जो रहते हैं वो क्या क्या होते हैं, आगे चल करके मैच्योरिटी को अचीव करेंगे और मैच्योर होने के बाद फिर वही क्या बनाते हैं? फीमेल गैमेट्स, एग बनाएंगे, ओवम बनाएंगे, ओवा बनाएंगे। ठीक है, क्लियर? तो इस हिसाब से फीमेल बॉडी में लिमिटेड इमेच्योर एग्स होने वाले हैं जो कि एक सर्टेन टाइम लिमिट तक की मैच्योरिटी में, सॉरी एक सर्टेन टाइम लिमिट तक ही सर्वाइव करेंगे। भाई एक जब लिमिटेड चीज है तो वो खत्म हो जाएगा, लिमिटेड चीज है तो। अब जैसे मान लो घर में चावल का बोरी लेकर के आए हुए रहोगे तो एक बोरी चावल अगर घर में रखे हुए रहोगे तो वो तो कभी ना कभी खत्म होगा ही होगा, लेकिन घर के बाड़ी में अगर मान लो चावल प्रोड्यूस कर रहे हो, वो भी कंटिन्यूटी में चावल जो है वो प्रोडक्शन हो ही जा रहा है, तो भाई जब तक जिंदा रहोगे तब तक चावल पा जाओगे फिर। समझे कि नहीं समझे? तो इस हिसाब से मेल बॉडी में जो गैमेट का फॉर्मेशन रहता है वो थ्रू आउट द लाइफ चलता है। क्लियर? उसके मरने तक चलेगा। लेकिन फीमेल बॉडी में जो इमेच्योर एग्स होते हैं या जो फॉलिकल्स रहते हैं ये उसके बॉडी के बर्थ से पहले ही उसके बॉडी में फॉर्मेशन हो चुके रहते हैं और इनका नंबर जो रहता है वो लिमिटेड होता है। तो धीरे धीरे करके एक एक फॉलिकल जो रहेगा ये मैच्योर होते जाएगा, मैच्योर होकर के एग फॉर्म करेगा, और एग अगर फर्टिलाइज हो गया तो उसमें से
जायगोट एम्ब्रियो आगे बेबी का बर्थ होने वाला रहेगा, और अगर नहीं, हाँ, तो फिर जो एग रहेगा वो फीमेल बॉडी से बाहर निकल जाएगा। कुल मिलाकर के वो बॉडी में तो स्टोर होकर के रहने वाला है नहीं, ठीक है, वो फीमेल बॉडी में स्टोर होकर के रहने वाला है नहीं। अगर एग मैच्योर हो गया तो या तो उसके दो ही फेट है, या तो वो फर्टिलाइज होगा या फिर वो बॉडी से बाहर निकल आएगा। तो बोलने का मतलब ये है कि फर्टिलाइज अगर हो गया तो भी एग का काम हो गया, अगर फर्टिलाइज हो गया तो भी एग का काम हो गया, और अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो भी वो बॉडी से बाहर निकल गया तो भी उसका काम हो गया। बोलने का मतलब अब वो मैच्योर एग जो है वो फीमेल बॉडी का और किसी काम के लायक नहीं बचेगा, उसके दो फेट ही होंगे, या तो वो बेबी को बर्थ देने वाला रहेगा या फिर वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से जो फॉलिकल्स है वो हर एक रेगुलर टाइम पीरियड के बाद में मैच्योर होते जाएंगे, और मैच्योर होते जाएंगे तो उसके दो ही फैट है, वो तो बॉडी से अब उसका और कोई काम है नहीं, या तो फर्टिलाइज होकर के बेबी मतलब कि न्यू चाइल्ड डेवलप करने वाला रहेगा या फिर वो बॉडी से बाहर जाने वाला रहेगा। तो एक बार में एक डेवलप्ड फॉलिकल जो है वो बाहर चला ही जाएगा किसी भी हाल में, या तो फर्टिलाइज्ड फॉर्म में आगे निकलेगा या अनफर्टिलाइज्ड फॉर्म में आगे निकलेगा, लेकिन वो बाहर निकल ही जाएगा। तो इस हिसाब से जब हर एक टाइम पीरियड के बाद में, हर एक रेगुलर टाइम पीरियड के बाद में जब यही फॉलिकल्स जो है ये मैच्योर होकर के बॉडी से बाहर निकलते हुए चलेंगे, बॉडी से बाहर निकलते हुए चलेंगे, तो एक टाइम ऐसा आता है कि ये फॉलिकल्स खत्म हो जाते हैं, और वो टाइम जो रहता है ये फीमेल बॉडी में 45 से लेकर के 50 ईयर्स के बीच में रहता है। हालांकि इसके बारे में क्लास 10 में भी थोड़ा मोड़ा तो सुने ही हुए रहोगे, इसको मेनोपॉज बोला जाता है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे में और डील करेंगे, लेकिन चीजों को पहले से ही दिमाग में बिठाते हुए चलो ताकि आगे के जो एलिमेंट्स रहे वो तुमको हल्के थोड़े से फील हो। क्लियर, इतना समझ में आ गया। तो फीमेल बॉडी में जो एग फॉर्मेशन का टाइम पीरियड रहता है कब तक हो जाएगा, 45 टू 50 ईयर्स तक का। मेल बॉडी में यही गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस कब तक चल सकता है, पूरे थ्रू आउट द लाइफ। क्लियर, क्लियर। दोनों के ही बॉडी में, मेल बॉडी हो चाहे फीमेल बॉडी हो, दोनों के ही बॉडी में जो गैमेट्स फॉर्म होते हैं इनके मैच्योरिटी का टाइम पीरियड अप्रोक्सीमेट सेम होता है। भले ही फीमेल बॉडी में ये इमेच्योर है, बॉडी के बर्थ से पहले ही बन चुके हैं, और मेल बॉडी में आफ्टर प्यूबर्टी ये फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है, लेकिन मैच्योरिटी दोनों का वही होता है, प्यूबर्टी आने के बाद ही दोनों के ही गैमेट्स के फॉर्मेशन, सॉरी, मैच्योरिटी का टाइम तुम्हारा आने वाला होगा। क्लियर, बोलने का मतलब दोनों में ही जब मेल बॉडी में फीमेल बॉडी में जब प्यूबर्टी आ जाए उसके बाद ही उनके गैमेट जो है ये मैच्योर हो सकते हैं। क्लियर है, भले फीमेल बॉडी में जो गैमेट है वो पहले ही इमेच्योर फॉर्म में फॉर्म हो चुका है, और मेल बॉडी में वो प्यूबर्टी के बाद ही फॉर्मेशन का भी प्रोसेस स्टार्ट होता है, और मैच्योरिटी का टाइम भी उसके बाद ही आने वाला होता है। इतना समझ में आया, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। चलो भाई, तो इसके बाद अब हम लोग गैमेटोजेनेसिस जो है वो मेल बॉडी में और फीमेल बॉडी में अलग अलग से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट करेंगे, उसके सारे पार्ट्स, सारे क्या बोलना चाहिए, सारे पार्ट्स के फंक्शंस पूरा डिटेल में पहले उसको उड़ाया जाएगा। जैसे हम लोगों ने प्लांट के केस में सबसे पहले क्या बोलते थे उसको, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन देखे हुए थे, पॉलन ग्रेन के सारे स्टेजेस फॉर्मेशन के देख लिए। सेम वैसे ही मेल गैमेट के फॉर्मेशन के सारे स्टेजेस पहले कवर कर लेंगे, कौन कौन से बॉडी के पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं वो देख लेंगे, ठीक। सेम वैसे ही फिर फीमेल बॉडी में फीमेल बॉडी के सॉरी फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन देखेंगे, उसके लिए कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, उसके लिए कौन कौन से हार्मोन्स, कौन कौन से तुम्हारे एलिमेंट्स उसमें से पार्टिसिपेट करने वाले रहेंगे, सारा कुछ उसके लिए फिर सेपरेटली हम लोग देखने वाले रहेंगे, ठीक है। क्लियर, ठीक। तो पहले अब हम लोग गैमेटोजेनेसिस में हेडिंग लगाओ, मेल गैमेटोजेनेसिस। मेल गैमेटोजेनेसिस, तो मेल गैमेटोजेनेसिस को पढ़ने के लिए हम लोग को सबसे पहले तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को पहले कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक मिनट, ठीक है भाई। तो मेल गैमेटोजेनेसिस देखने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या कंप्लीट करना है, इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरा का पूरा पहले सारे पार्ट सारे फंक्शंस के साथ में एक एक करके वन बाय वन कवर करेंगे, ठीक। उसके बाद फिर हम लोग मेल गैमेटोजेनेसिस चालू करेंगे। तो इसका एक सब पार्ट मान लो हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखो,
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कवर करने के लिए हम लोगों को इसको बेसिकली टोटल 4 पार्ट्स में क्लासिफाई करने वाले हैं, ठीक है। 4 पार्ट्स में इसको क्लासिफाई करेंगे, चारों पार्ट्स को वन बाय वन डिटेल में फिर देखेंगे, बहुत ज्यादा हैवी है नहीं, मुश्किल से आज कल के क्लास में एक आध 15-20 मिनट और खाए। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के टोटल 4 पार्ट्स हम लोग को कवर करने हैं। सबसे पहले में हम लोग इसमें से देखेंगे मेल सेक्स ऑर्गन, ये प्राइमरी लिखो, इसमें प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक। इसके बाद सेकंड नंबर पे हम लोग इस पे देखने वाले रहेंगे कुछ ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ग्लैंड्स लिख लेंगे, एक्सेसरी ग्लैंड्स, ठीक है, एक्सेसरी ग्लैंड्स। इसके बाद इसमें कुछ डक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें से आ जाएगा डक्ट्स, ठीक, इसमें कुछ डक्ट्स आ जाएंगे। और फिर फाइनली फोर्थ नंबर पे हम लोग इस पे देखने वाले रहेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, क्लियर है। अब ध्यान दो, यहाँ पे शॉर्ट में निपटाते हैं। पहले देखो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है, इसमें हम लोग को बेसिकली जिस ऑर्गन के बारे में डील करना रहता है वो हो जाएगा टेस्टिस, ठीक, ये हो जाएगा टेस्टिस। एसेसरी ग्लैंड्स में तुम्हारे 2-3 अलग अलग ग्लैंड्स आने वाले रहेंगे, उसके बारे में डिटेल में वहीं पे देखने वाले हैं। डक्ट सिस्टम जो है, इसमें भी तुम्हारे अलग अलग टाइप से डक्ट्स देखने वाले रहेंगे हम लोग, इसको भी हम लोग जब टॉपिक कवर करेंगे वहीं पे देखेंगे। एक काम कर लो, अच्छा लिख लियो तो छोड़ो, पहले हम लोग डक्ट्स कवर करेंगे, वैसे एसेसरी ग्लैंड को हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। क्योंकि जब तक डक्ट्स नहीं देखोगे तो डक्ट्स कहां कहां से जा रहा है, उससे कौन कौन से ग्लैंड्स अटैच होते हैं, कहां कहां पे अटैच होते हैं, ये तुमको तभी पता चलेगा जब डक्ट सिस्टम तुम्हारा दिमाग में पहले क्लियर रहे, ठीक है। फिर एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं पीनस, ठीक है, इसको बोला जाता है पीनस। तो ये हो जाएंगे तुम्हारे टोटल 4 क्लासिफिकेशन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, ठीक है। अब इसमें से सबसे पहले हम लोग को जिस पार्ट को कवर करना है, ये हो जाएगा प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन या फिर टेस्टिस, ठीक है भाई। लगाओ हेडिंग लगाओ, टेस्टिस, ठीक है। देखो मेल बॉडी में टेस्टिस जो रहता है ये पेयर में मिलता है, तो इसके बारे में पहले तो डिटेलिंग ही लिखते हुए चलो, फिर एक एक करके डायग्राम से देखते हुए चलेंगे। मेल बॉडी में जो टेस्टिस रहता है ये कैसे मिलेगा, सबसे पहले तो प्रेजेंट इन पेयर, एक काम करें इधर ही लिख लें, प्रेजेंट इन पेयर, वन पेयर होता है, क्लियर है। अब इसका काम बेसिकली, इसको हम लोग क्यों क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये जो रहता है ये बेसिकली दो चीजों का फॉर्मेशन करेगा, एक तो मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करने वाला रहेगा, और दूसरा ये जो है ये हार्मोन्स, जो प्राइमरी सेक्स हार्मोन्स होता है, जिसको कि मेल के केस में हम लोग एंड्रोजन बोलते हैं और उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। मेल के केस में क्या बोलेंगे उसको, एंड्रोजन, और एंड्रोजन बोला जाता है, और इसी का नाम जो है वो क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरॉन, हार्मोन क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरॉन। तो ये दो चीजों का फॉर्मेशन करने वाला रहेगा, सबसे पहले तो मेल गैमेट और दूसरा हो जाएगा टेस्टोस्टेरॉन, रट्टा मार ले, तुम्ही लोग को फिर सेम नाम याद करवाना है। तो क्या हो जाएगा ये, प्रेजेंट इन पेयर, सेकंड इट इट प्रोड्यूसेस मेल गैमेट्स, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, स्पर्म, ठीक है। एंड प्राइमरी सेक्स हार्मोन, मेल के केस में हार्मोन को बोल रहे हैं हम लोग, जो सेक्स हार्मोन है इसको बोलते हैं एंड्रोजन,
ठीक, और हार्मोन का नाम जो रहता है ये हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, क्लियर? ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब ये जो ग्लैंड है, टेस्टिस भी एक टाइप से क्या है, ग्लैंड है, ठीक है, जो क्या क्या काम कर रहा है, एक तो गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है और साथ साथ हार्मोन भी सिक्रीट कर रहा है, क्लियर? तो ये जो ग्लैंड है ये दो टाइप से बिहेव करता है, एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसा बिहेव करता है, दूसरा ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के जैसा बिहेव करता है, इसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड। क्या हो जाएगा, टेस्टिस क्या हो जाएगा, एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड, क्लियर है? टेस्टिस क्या हो जाएगा, एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड। तो अब जब यहाँ पे ये इस टाइप से इसका देख लिए, अब आगे देखो, टेस्टिस जो रहता है इसका पहले लोकेशन समझ लो, लोकेशन, इसका जो लोकेशन रहता है ये हो जाएगा आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, ऐसे लिखो आउटसाइड द एब्डोमेन, एब्डोमेन, आउटसाइड द एब्डोमेन या फिर एब्डोमेन कैविटी, आउटसाइड ऑफ एब्डोमेन, ठीक, आउटसाइड ऑफ एब्डोमेन, इनसाइड अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, इनसाइड अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, और ये जो स्ट्रक्चर रहता है इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम, जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, इसको स्क्रोटम बोला जाता है, क्लियर? क्लियर? एब्डोमेन बोलने का मतलब बॉडी का लोअर पार्ट, क्लियर? और बॉडी का अपर पार्ट को बोलते हैं थोरैक्स, ठीक है? जनरली ये जो एब्डोमेन और थोरैक्स जो रहता है ये डिवाइड होता है तुम्हारे डायफ्राम से, डायफ्राम के नीचे वाला जो पूरा खाली जगह है, जो कैविटी है, तुम्हारा पेट, गुर्दा, फेफड़ी, अतड़ी जितना भरा हुआ है नीचे में, वो सारा का सारा कौन सा कैविटी हो जाएगा, एब्डोमिनल कैविटी, क्लियर? और ऊपर में ये जो रिब केज है, रिब केज के इनसाइड में जो तुम्हारा पूरा का पूरा कैविटी दिख रहा होगा, ये कौन सा हो जाएगा, थोरैक्स कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड में तुमको स्क्रोटम, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में दो टेस्टिस या फिर एक पेयर ऑफ टेस्टिस तुमको देखने के लिए मिलने वाला होगा, क्लियर है इतना? ठीक है, अब इसका बॉडी के बाहर में होने का एक रीजन है, ठीक, रीजन क्या है कि फीमेल गैमेट को फॉर्मेशन करवाने के लिए बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर का ही रिक्वायरमेंट होता है, बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर में फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन मेल गैमेट के केस में जब स्पर्म का फॉर्मेशन करवाना रहता है तो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है इससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम रिक्वायरमेंट होता है गैमेट के फॉर्मेशन के लिए। बोलने का मतलब अगर हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस चल रहा है तो 34.5 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है गैमेट के प्रॉपर फॉर्मेशन के लिए, ठीक है? तो अगर बॉडी के इनसाइड में ही अगर क्या रहा, टेस्टिस रहा, तो इसका टेम्परेचर तो बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा, बोलने का मतलब 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और उस टेम्परेचर में गैमेट का फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता, स्पर्म का फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता, इस वजह से नेचर के हिसाब से, नेचर के हिसाब से जो टेस्टिस है ये बॉडी के आउटसाइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है? रीजन, formation of gametes required 2 to 2.5 degree Celsius less temperature than male body, then body लिखो पहले, ठीक है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स रिक्वायर्ड 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर देन बॉडी, क्लियर है इतना? ठीक है, अब समझो ध्यान से, ये जो गैमेट्स रहता है बेसिकली गैमेट सॉरी ये जो टेस्टिस रहता है बेसिकली ये टेस्टिस जो है ये मेल बॉडी में एब्डोमेन के बाहर में स्टार्टिंग से नहीं रहता, जब भी किसी एक चाइल्ड का बर्थ होता है, बर्थ होने से पहले जब उसका जेस्टेशन पीरियड चल रहा होता है उस टाइम पे स्टार्टिंग में थोड़ी डिसीजन हो जाएगा भाई, जो दो अगर गैमेट्स फ्यूज हुए हैं तो फ्यूज्ड गैमेट को ही देख करके या फिर फर्टिलाइज्ड एग को ही देख करके कौन बता देगा कि बेबी जो होगा वो बॉय बेबी होगा कि गर्ल बेबी होने वाली है, बता पाएंगे क्या? नहीं ना। कुछ टाइम के बाद में जब फिर बॉडी के जो ऑर्गन्स रहते हैं डेवलप करना चालू करते हैं तो फीमेल बॉडी के कुछ एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होते हैं और मेल बॉडी के कुछ एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये जो मेल बॉडी और फीमेल बॉडी के जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होते हैं ये
इनिशियल फेज में आइडेंटिफाइड नहीं होते हैं। क्लियर? आइडेंटिफाइड नहीं होते। ये आगे चल करके कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो रहेंगे वो मेल बॉडी और फीमेल बॉडी को डिफरेंशिएट करने वाले रहेंगे। तो सेम ऐसे ही इनिशियल फेज में जब कोई सा भी बेबी का डेवलपमेंट होते रहता है तो स्टार्टिंग के 6th मंथ तक, टिल 6th मंथ, नोट करके लिखना है इसको, टिल 6th मंथ, ठीक है, मतलब कि टिल 6th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, टिल 6th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जो टेस्टिस रहेगा, अभी जैसे मान लेते हैं मेल के केस में जो टेस्टिस रहेगा, टेस्टिस जो रहता है ये एब्डोमेन के इनसाइड में रहता है। बोलने का मतलब बॉडी के आउटसाइड नहीं, वो कहां रहेगा? एब्डोमेन के इनसाइड में। जैसे ही 7 मंथ का टाइम आता है, 7 मंथ का टाइम आता है तो 7 मंथ के टाइम पे फिर वहां पे एक प्रोसेस चलता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं डिसेंट ऑफ टेस्टिस। क्या बोला जाता है उसको? डिसेंट ऑफ टेस्टिस। कब होगा? प्रेगनेंसी के 7 मंथ में। याद रखो पूरा टाइम, ठीक है? कब होगा? प्रेगनेंसी के 7 मंथ में। क्या होता है? डिसेंट ऑफ टेस्टिस। डिसेंट ऑफ टेस्टिस बोलने का मतलब एब्डोमेन, जैसे मान लेते हैं कि बॉडी ये हो गया, ये अभी पूरा बॉडी है, तो बॉडी में ये तो पूरा, ये जैसे मान लो डायफ्राम हो गया, ऊपर वाला हो जाएगा थोरैक्स कैविटी, नीचे वाला रीजन एब्डोमेन कैविटी। अभी टेस्टिस जो है ये एब्डोमेन कैविटी में। कब तक? प्रेगनेंसी के 6 महीने तक। जैसे ही 7वां महीना होता है टेस्टिस जो रहता है ये नीचे उतरना चालू करेगा। इसी नीचे उतरने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डिसेंट ऑफ टेस्टिस। कब होता है? 7 मंथ ऑफ अरे प्रेगनेंसी के भाई, प्रेगनेंसी के 7 मंथ में क्या होता है? डिसेंट ऑफ टेस्टिस होता है। टेस्टिस का डिसेंट नहीं भी हो सकता है अगर एक स्पेसिफिक टाइप का एक बीमारी होता है, अगर वो हो जाए तो, ठीक है? क्लियर? उसको मे बी क्रिप्टोर्किज्म, सॉरी क्रिप्टोर्किडिज्म बोला जाता है, ठीक है? क्रिप्टोर्किडिज्म, क्रिप्टोर्किडिज्म। हालांकि उतना तुम्हारे सिलेबस का है नहीं, छोड़ दो। तो वो अगर बीमारी अगर किसी भी बर्थ, सॉरी किसी भी चाइल्ड को हुआ है तब के केस में उसका एक या फिर दोनों ही टेस्टिस डिसेंट नहीं करते, ठीक है? और अगर टेस्टिस डिसेंट नहीं करेगा बोलने का मतलब टेस्टिस नीचे नहीं आएगा। टेस्टिस नीचे नहीं आएगा तो टेस्टिस कहां पे प्रेजेंट है? एब्डोमेन में ही प्रेजेंट है। एब्डोमेन में होगा तो उसके बॉडी का टेम्परेचर उसका टेम्परेचर उतना ही होगा जितना बॉडी का टेम्परेचर है, और उस टेम्परेचर पे जो स्पर्म होता है ये प्रॉपरली फॉर्म नहीं होता है। तो जिसको ये बीमारी होगा, या फिर जिसका की टेस्टिस जो है ये डिसेंट नहीं कर पाएगा, तो वो स्टेराइल बन जाएगा भाई, ठीक है? अब स्पर्म फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो फिर वो रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा। क्लियर? तब के केस में जो मेल होगा वो स्टेराइल हो जाता है, ठीक है? इतना समझ में आया? तो क्या लिख रहे थे हम लोग? टिल 6th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी टेस्टिस लोकेटेड inside the abdomen, inside the abdomen in 7th month, descent of testes occur. डिसेंट ऑफ टेस्टिस अकर, ठीक है? अच्छा छोड़ो, बीमारी वगैरह क्या लिखोगे, हालांकि चलो मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ फिर भी। क्रिप्टोर्किडिज्म, ठीक है? ये बीमारी अगर किसी भी चाइल्ड को हो जाता है तब के केस में उसका एक या फिर दोनों ही टेस्टिस जो रहेंगे ये एब्डोमेन से नीचे उतरेंगे ही नहीं। डिसेंट ऑफ टेस्टिस होगा ही नहीं। डिसेंट ऑफ टेस्टिस ना होने की वजह से वो स्टेराइल हो सकता है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो भी नहीं लिख तो भी चलेगा, क्योंकि ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। मेरे को याद था, नाम मैंने लिखवा दिया। इतने में कोई डाउट है? ये सारे टर्म्स पूरा एक एक करके क्लियर हुआ या नहीं हुआ? टेस्टिस तक सब चीज समझ में आ गया पूरा? अब हम लोग इसके आगे के पॉइंट्स लिखेंगे। कितने पॉइंट्स हो गए हैं भाई? 1 2 3, 3 पॉइंट्स हुए हैं। आगे लिखो। और देखो, टेस्टिस जो रहता है इसका तुम लोगों को तो सबसे पहले डायमेंशंस लिखना पड़ेगा। लिख लो डायमेंशन।
इसका डायमेंशन जो रहता है ये कितना हो जाएगा 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। फोर टू फाइव सेंटीमीटर इन लेंथ और 2 to 3 सेंटीमीटर विड्थ। टू टू थ्री सेंटीमीटर इसका हो जाएगा विड्थ। क्लियर, इतना समझ में आ गया ये पूरा? ठीक। अब हम लोग को जो टेस्टिस है इसके बारे में डिटेल में देखना है। टेस्टिस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्या क्या होता है। तो क्योंकि अब हमारा पूरा डायग्राम पे बेस्ड टॉपिक होने वाला होगा, तो सबसे पहले एक बार मैं तुमको इमेज दिखा दे रहा हूँ। ठीक, एक बार मैं तुमको पहले इमेज दिखा देता हूँ, इमेज देख लो, और डायग्राम हम लोग को ड्रॉ करके जो लेबलिंग के साथ में करना है वो मैं तुमको कल करवाऊंगा। क्योंकि आधा मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता, आधा छोड़ूंगा तो आधा चीज दिमाग से उतर जाएगा, कल फिर उसी चीज को रिपीट करवाना पड़ेगा। और मैं सारे डायग्राम्स तुमको एक सीक्वेंस में करवाने वाला हूँ। ठीक है, सारे डायग्राम एक सीक्वेंस में करने वाले हैं। तुम्हारे एनसीईआरटी का डायग्राम पहले देख लेते हैं, उससे रिलेटेड और भी दूसरे डायग्राम जो पॉसिबल होंगे उसको भी कवर कर लेते हैं। और कल विथ लेबलिंग खुद से डायग्राम्स ड्रॉ करते हुए, वो डायग्राम्स तुमको एग्जाम्स में नहीं बनाने। जो डायग्राम्स मैं करवाने वाला रहूंगा वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे खुद के समझने के लिए, सारे के सारे रफ डायग्राम होने वाले रहेंगे और एक एक चीज को क्लैरिटी प्रोवाइड करने वाले रहेंगे। ठीक है, देखो भाई आगे। तो सबसे पहले में ये हो जाएगा मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखते हुए चलो, ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इधर हो जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बेसिकली हम लोगों को इसमें से, जैसे यहाँ पे ये प्रोस्टेट ग्लैंड लिख रहा है, ये सेमिनल वेसिकल लिखा हुआ है, ये सारे के सारे क्या है, ग्लैंड्स है। यहाँ से जो पाइप सिस्टम तुमको जितना दिख रहा है, ये वास डिफरेंस हो गया, वासा एफरेंसिया हो गया, एपिडाइडिमिस हो गया, वो सब अभी हम लोग देखेंगे आगे आगे में। वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पाइप, ये वेसल्स है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद फिर ये जो है, ये प्रॉपर टेस्टिस के बारे में बताया गया, टेस्टिस यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर बाहर में आता है इसी को क्या बोला जाता है, स्क्रोटम। स्क्रोटम के इनसाइड में टेस्टिस प्रेजेंट होता है। टेस्टिस जो रहेगा यहाँ से वेसल्स निकल करके जाएंगे, डक्ट के साथ में मिलेंगे, कुछ कुछ डक्ट्स भी है यहाँ पे, ग्लैंड्स डक्ट सब एक साथ में मिल करके पूरे के पूरे सिस्टम को क्रिएट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। तो टोटल 4 पार्ट्स में इसको कवर करना है। पहले हम लोगों ने टेस्टिस उठाया, तो कल हम लोग पहले टेस्टिस को कवर करने वाले रहेंगे। फीमेल पार्ट में भी तुम्हारा इस टाइप से स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहा होगा। हमारे मेल के केस में क्या हो जाता है, इसमें भी पेयर, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक पेयर मिल रहा है, टेस्टिस का एक पेयर है। वैसे फीमेल बॉडी में भी जो क्या बोलना चाहिए, ओवरी होता है, इसका भी क्या मिलेगा तुमको, एक पेयर देखने के लिए मिल रहा होगा। मेल के केस में टेस्टिस बॉडी के आउटसाइड में, फीमेल के केस में ओवरी बॉडी के इनसाइड में। ठीक है, छोटे छोटे माइनर डिफरेंसेस हैं इसमें से, और इसके बारे में फिर डिटेल हम लोग देखेंगे आगे में। अब ये जो है, ये पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए पहले इसका डायग्राम तो यहीं पे देख लो, और सारे जितना लोकेशन यहाँ पे पॉसिबल है उसको यहीं पे पहले कर लो, क्योंकि कल हम लोग एक एक पार्ट को डिटेल में अलग अलग सेक्शंस बना बना करके देखने वाले रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या आ जाएगा, टेस्टिस। टेस्टिस से पूरा का पूरा एक पाइप गया हुआ, पाइप किस हिसाब से, जो ये पाइप गया हुआ रहता है इसका तुमको पता रहना चाहिए कि किस हिसाब से घूम करके आ रहा है। यहाँ पे ये जो येलो कलर में दिख रहा है तुमको एक, ये जो पाउच है ये क्या है, ये है वो यूरिनरी ब्लैडर। क्या है ये, यूरिनरी ब्लड। अरे पिछले साल में पढ़े हुए हो पूरा का पूरा। ठीक, यहाँ पे किडनी है, किडनी से यूरेटर निकलेगा, यूरेटर जाएगा, यूरेटर जाकर कहाँ पे, एक टंकी में जाकर के मिलते हैं दोनों ही यूरेटर, जिसको कि हम लोग बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। देखो, टेस्टिस से यहां से निकल करके गया हुआ है ये पाइप, कैसे गया हुआ है, एक टेस्टिस का ये गया हुआ है, दूसरे टेस्टिस का उसके पीछे से आ रहा होगा, दोनों निकल करके जाएंगे, और यूरिनरी ब्लैडर जो है इसके ऊपर से घूम करके आते हैं। देखो ध्यान से, ये जैसे मान लो ब्लैडर हो गया, ब्लैडर के नीचे में क्या मिलता है, यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा जो रहता है ये आगे चल करके एक्सटर्नल जेनिटेलिया, बोलने का मतलब पीनस से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, और वहीं से फिर ये थ्रो आउट किया जाता है यूरिन को बॉडी से। तो इस हिसाब से ये क्या है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो रहता है, अब ध्यान दो, यहाँ पे जैसे मान लो कि ये तुम्हारे पाउच लाइक स्ट्रक्चर हो गया, जिसको कि स्क्रोटम बोल रहे हैं, ये हो गया एक टेस्टिस, ये हो गया एक टेस्टिस। यहां से जो पाइप निकलेगा, ये पाइप इसके सामने से होते हुए ऐसे पीछे से एंट्री मारेगा। बात समझे, ये तुमको इस साइड वाइज दिखा रहा है,
तो ये सामने से होते हुए ऐसे पीछे से एंट्री मारेगा, और पीछे से आएगा तो देखो ये जो कॉमन पॉइंट दिख रहा है यही है यूरेथ्रा, यही यूरेथ्रा है। अगर ध्यान से देखोगे तो ये पाइप देखो ये गया और आ करके ये यहाँ पे यूरेथ्रा में मिल रहा है, ठीक। तो यूरेथ्रा जो रहता है ये तुम्हारा कॉमन जंक्शन पॉइंट यहाँ पे बनाने वाला रहेगा, जिसको कि हम लोग बोलते हैं इजैक्युलेटरी डक्ट। और ये जो इजैक्युलेटरी डक्ट रहता है ये कॉमन पॉइंट हो जाता है कहाँ के लिए, यूरेथ्रा के लिए, और जो यहाँ से ये वास डिफरेंस आ रहा है उसके लिए। मतलब जो गैमिट को ट्रांसपोर्ट करने वाला जो तुम्हारा यहाँ पे वेसल रहेगा, दोनों आपस में आकर के मिलते हैं यूरेथ्रा में। और यूरेथ्रा जो रहता है ये कॉमन पैसेज प्रोवाइड करता है यूरिन के लिए भी और गैमिट के लिए भी। समझ में आया? यूरेथ्रा गैमेट और यूरिन दोनों के लिए कॉमन पैसेज प्रोवाइड करने वाला है। भेजे में घुसा इतना समझ में आ गया? तो भाई ये तुम्हारा आउटर स्ट्रक्चर है। अब इसमें जितने नाम लिखे हुए ये नाम को भी इग्नोर मार दो पूरा, आज के लिए तो देखना ही मत इसको। कल हम लोग एक एक नाम को विथ लेबलिंग, विथ पोजिशन, विथ फंक्शन, एक एक को डिटेल में कवर करेंगे। इतने सारे टर्म्स याद हुए, सारे स्टेजेस याद हो गए, सारे प्रोसीजर जितना भी लिखे हुए वो पैदल उतना याद हुआ कि नहीं हुआ? एक बार देख लो पूरा। कल हम लोग ये वाले डायग्राम से स्टार्ट करेंगे। ये है तुम्हारे टेस्टिस, ये हो जाएगा टेस्टिस का डायग्राम, ठीक है। यहाँ से ये सारे के सारे पाइप जुड़े हुए हैं। कल एक एक करके इसको डिटेल में कवर अप करते हुए चलेंगे, और यहीं से ये पूरा का पूरा डक्ट सिस्टम ये फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा टेस्टिस। टेस्टिस के बारे में डिटेल देखने के बाद ये पूरा का पूरा डक्ट सिस्टम देखेंगे, फिर कुछ ग्लैंड्स हैं, और फाइनली तुम्हारा 2 लाइन का बचेगा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। क्लियर? क्लियर इतना? ठीक है भाई। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं, और ज्यादा हैवी नहीं करवाएंगे। कल तुमको नाम के साथ साथ सारे के सारे पार्ट्स को डिटेल में कवर करवाते हैं। चलो भाई ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था।